हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो स्टेप बाय स्टेप पाइथन में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग होती है। पाइथन लैंग्वेज है, उसमें प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होती है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आज की डेट में पाइथन लैंग्वेज सिलेबस में आई है और 10th में, 11th में और 12th में इन स्टैंडर्ड्स में उस पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है और स्कूल में उसको पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इसके बारे में जिनको पता नहीं होता है, तो कैसे इसको यूज़ करें और किस प्रकार से पाइथन के प्रोग्राम्स को कंपाइल और एग्जीक्यूट करें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, एक पाइथन की बुक आती है, उस बुक के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोनों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले पहला ही चैप्टर है, एक सुमिता अरोरा की बुक चलती है स्कूल कॉलेजेस में, जैसे आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। बहुत सारे जो क्लासेस हैं जैसे 10th, 11th या 12th हैं, वहाँ पर ये सिलेबस जो है वो बताया जाता है। और यदि इस बुक की बात करें हम, तो ये 12th स्टैंडर्ड की बुक है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। और इसमें दूसरी लैंग्वेजेस की तरह ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके कीवर्ड्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं, सेपरेटर्स हैं, लिटरल्स हैं, वो कैसे कैसे यहाँ पर या डेटा टाइप्स में कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। मैं आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी लूँगा और साथ में उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसका प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम इसकी स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, इस बुक में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स में टोकन्स दिए हैं। टोकन्स में कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स, ये लगभग सभी लैंग्वेज में रहते हैं। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम किस प्रकार से काम करता है, उसमें वेरिएबल्स, असाइनमेंट्स, ये चैप्टर बाय चैप्टर सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले चैप्टर में देखें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर हम टोकन रीड करेंगे। पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट किस प्रकार से लेना है, डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, और कुछ म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी जो जावा के लेक्चर्स में मेरे, उसमें मैंने बताया है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे लिस्ट, ऐसी डिक्शनरी जिनमें हम कुछ चेंजेस कर सकें बाद में। जैसे प्रोग्राम आपने बना लिया है और उसके बाद में भी आप आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यदि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और चेंजेस यदि संभव होते हैं तो वो डेटा टाइप्स कौन से कहलाते हैं, म्यूटेबल। और यदि उसमें चेंजेस करना संभव नहीं होता है तो वो कहलाते हैं इम्यूटेबल टाइप्स। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं या स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या है। जैसे जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और सीक्वेंस जिसको बोलते हैं हम, नंबर 2 पे आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जैसे इफ़, एल्स या जितने भी होते हैं। जैसे मान लिया कि सिलेक्शन के आधार पर आपको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो वो इफ़ स्टेटमेंट से चेकिंग होती है। या इट्रेशन है, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट्स है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स मतलब कि आइट्रेट या रिपीट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, एक या एक से अधिक बार स्टेटमेंट्स को कैसे हम रिपीट करेंगे, वो किस में आता है, लूपिंग में। जंप स्टेटमेंट में
ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब कि जैसे आप लूप चला रहे हैं और उसको मैच्योर होने से पहले ही यदि बीच में कहीं पर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वहाँ से हम उसको कंट्रोल को बाहर लाना चाहते हैं, तो आप इसके द्वारा ला सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। लेकिन यदि किसी स्टेप को आप स्किप करना चाहते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाएगा। और बाकी लूप्स पे भी बहुत सारा काम होता है, जैसे नेस्टेड लूप होते हैं, वो किस प्रकार से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले टोकन्स होते हैं। टोकन्स का मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, सबसे छोटी इकाई। जैसे यदि आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है या कोई नाम लिखा अपने वेरिएबल का, या कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है, या प्लस माइनस इनटू डिवीजन सिंबल का यूज़ किया है, या पंक्चुएटर्स का यूज़ किया है। पंक्चुएटर्स का मतलब होता है सेपरेटर्स, जैसे कॉमा, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यदि हैं तो ये सारे के सारे टोकन्स कहलाते हैं, मतलब छोटी से छोटी इकाई। यदि आप डॉट भी यूज़ कर रहे हैं, कॉमा भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन में जिन चीज़ों का उपयोग किया जाएगा वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके टोकन्स। यहाँ पर देखिए कि लूप बताया गया पाइथन प्रोग्राम में फॉर A1 इन रेंज 1 to 10। तो 1 से स्टार्ट करेगा, ये 10 जैसे सेटिस्फैक्ट्री होगा बाहर आ जाएगा, मतलब ये 9 तक चलेगा। और नीचे क्या लिखा है, कंडीशन चेक की गई है, इफ़ a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन काम क्या करना, उसको A1 की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें, जैसे फॉर, इन, इफ़, ये जो है ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, चाहे वो कंपाइलर हो लैंग्वेज के अनुसार या इंटरप्रेटर हो, उनका स्पेशल मीनिंग होता है, तो वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। जैसे A1 जहाँ पर लिखा है, ये हमने दिया है, हमने नाम दिया है A1, तो ये आइडेंटिफायर है जिससे उस चीज़ की, किसी चीज़ की पहचान की जा सके। फिर रेंज एक फंक्शन है, अंदर दो वैल्यूज़ दी गई हैं 1 और 10। 1 स्टार्टिंग वैल्यू है और 10 उसकी एंड वैल्यू है। तो 10 इंक्लूड नहीं करता, जैसे 10 मिलेगा वो बाहर स्किप कर जाएगा, इसलिए ये 9 तक जो है वो काम करेगा। और ये जो 1 और 10 वैल्यूज़ है एक्चुअली में ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे कि 1 से स्टार्ट होना है और 10 तक चलना है। तो ये लिटरल्स कहलाएंगे, मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये लिटरल्स हैं आपकी। प्लस माइनस इनटू डिवीजन जहां पर भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स। और जहां पर जैसे कोलन है या सेमी कोलन या ब्रैकेट जहां पर लगती हैं वो पंचुएटर्स होते हैं, वो सेपरेटर्स कहलाते हैं। तो ऑपरेटर और सेपरेटर दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। इसमें जैसे दूसरी लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको, उसी तरह से यहाँ कीवर्ड्स हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जैसे फॉल्स, एसर्ट, डेल, फॉर, इन और वाइल, ये सारे रिजर्व हैं। इनका लैंग्वेज के लिए जो होता है वो स्पेशल मीनिंग होता है, और इनको हम किसी भी आइडेंटिफायर में, मतलब किसी का नामकरण करने में इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे दिया गया है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे किसी चीज़ की पहचान की जा सके। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं, उसमें वेरिएबल भी होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका हम स्वयं नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं। जैसे वेरिएबल भी है तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 का मतलब a आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इक्वल टू 1 या 0 जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी आप यहाँ पर वेरिएबल देना चाहते हैं उसका नाम देंगे आप, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, क्लास का नाम देंगे, फंक्शन का नाम, लिस्ट का नाम, डिक्शनरी का, ऐसे जो भी आप यहाँ पर यूज़ करें उसका जो नाम रख रहे हैं आप, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे वेरिएबल हमेशा नॉन कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम नाम रख रहे हैं। यदि वो स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, स्पेशल जो वर्ड होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए वेरिएबल के बीच में। हाँ, आपको देना है तो अंडरस्कोर कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड जो है वो नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखें, जैसे माई फाइल, ये वैलिड है। ऊपर
दूसरी साइड इनवैलिड देखें डेटा और डैश REC, तो डैश यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऊपर जो दिए गए रूल्स हैं उनके अनुसार आप वेरिएबल जो है वो बनाते जाएंगे। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यूज़, जो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, जैसे a = 10, तो 10 क्या हो गया, एक लिटरल हो गया। यहाँ पर भी लिटरल दो प्रकार के बताए गए हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो पहला जो लिटरल है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन आपको आती है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सिंबल्स और एनी स्पेशल कैरेक्टर विच इज इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। मतलब चाहे वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हो या डबल कोटेशन मार्क के अंदर हो, तो वो एक्चुअली में क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। इसमें भले हम नंबर भी यूज करें, लेकिन डबल कोटेशन आपने लगा दिया है तो वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगी। यहां पर एग्जाम्पल सहित बताया गया है कि text1 = हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड किस में दिया गया है, डबल कोटेशन मार्क में, और ये हेलो वर्ल्ड किस में स्टोर हो रहा है, text1 में। तो text1 क्या कहलाएगा, वेरिएबल। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग कहलाएगी। लेकिन आप मल्टी लाइन में देना चाहते हैं तो मल्टी लाइन में कैसे लिखेंगे, आप डबल कॉमा स्टार्ट करेंगे, हेलो लिखेंगे और लास्ट में बैकस्लैश लगा करके एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ये लाइन का एंड नहीं माना जाएगा। नीचे वर्ल्ड लिख दिया, डबल कॉमा क्लोज कर दिया, अब यदि एंटर करते हैं तो लाइन का एंड हो जाएगा। यदि आप बैकस्लैश का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 3 कोटेशन मार्क लगा सकते हैं सिंगल वाले। यहां पर जैसे नीचे देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3, 3 कोटेशन मार्क लगाए हैं स्टार्टिंग में और 3 लगाए हैं एंड में। तो इसमें आपको बैकस्लैश देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आगे यदि आप देखें तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं या नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, जैसे जो बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखिए डबल स्लैश, तो इसमें एक तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो जाएगा और दूसरा जो स्लैश है वो प्रिंट हो जाएगा एक्चुअली में। यहां पर देखें, कॉमा यदि प्रिंट कराना आपको बैकस्लैश सिंगल कॉमा, डबल कोटेशन मार्क प्रिंट कराना तो बैकस्लैश के साथ, यदि कोई अलर्ट साउंड देनी है, बेल साउंड देनी है तो /A, बैक स्पेस देना है तो /B। इनका यूज भी हम यहाँ पर पाइथन में दूसरी लैंग्वेजेस की तरह कर सकते हैं, जैसे कि C++ और जावा इत्यादि। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कई जिन्होंने C सीखी होती है या C++ सीखा होता है या जावा सीखी होती है, तो उनसे कंपैरिजन करना पड़ता है। यदि कंपैरिजन करते हैं आप तो आपका थोड़ा सा राह और आसान हो जाती है कि वहां पर ऐसा यूज करेंगे और यहां पर किस प्रकार से स्टेटमेंट होगी। तो इस प्रकार से आप इन बैकस्लैश कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स या नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जैसे एंटर करना आपको /N, मतलब जिसको बोलते हैं लाइन चेंज करना या टैब की देना, तो कर्सर आगे बढ़ जाएगा, दिखेगा नहीं, वहां पे कोई सिंबल आपको नहीं दिखाई देगा। लाइन चेंज करते हैं /N मान लिया तो न्यू लाइन आ जाती है, लेकिन लाइन दिखती थोड़ी नहीं है, कर्सर पहुंच जाता है वहां पर। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। दूसरे जो लिटरल्स होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स। तो ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे एक इंटीजर जिसमें होल नंबर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं होती हैं। ये भी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तीनों में अंतर ये है, यदि डेसिमल नंबर है तो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में होगा, ऑक्टल नंबर है तो उसमें पहले क्या लग जाएगा, 0 फॉलोड बाई O लेटर, तो ये आ जाएगा। तो इसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, मतलब 0O35 लिखा हुआ है तो 35 तो नंबर है आपका, लेकिन नंबर कौन सा नंबर है, ये नंबर आपका कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर कैसे चलेगा, 0x से चलेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होंगे उसमें पॉइंट आता है, तो यहां पर भी ये दो प्रकार के होते हैं कि एक तो ये 3.5 लिख दिया आपने सीधा सीधा, और एक कई बार बीच में नंबर E आ जाता है। तो E का मतलब होता है एक्सपोनेंट पार्ट, जैसे यहां पर लिखा हुआ है
3e2, 3.e2, तो इसका मतलब 3 तो है और आगे e2 का मतलब एक्सपोनेंट में रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर यदि इस नंबर को देखा जाए तो क्या काम करेगा ये 0.17 e5, तो 0.17 तो नंबर है और उसका e मतलब इंटू 10 रेज टू पावर 5, इतना बड़ा जो नंबर होगा वो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको भी स्टोर करने की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। बूलियन लिटरल्स ट्रू फॉल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हम ट्रू फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक नन कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है, तो नन का मतलब कुछ नहीं। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब वो इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, उसमें 10 वैल्यू पहुँच जाएगी। लेकिन बाई चांस आप उस 10 को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो कई बार तो आप लिखते हैं a इक्वल टू 0, पुरानी वैल्यू चली जाएगी, नई वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन 0 भी तो इंटीजर है। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ भी ना हो, 0 भी ना हो, तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका खाली हो जाएगा। ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और कैप, एंड एक्सॉर, और शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, इज या इज नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन चेक करते हैं दो एंटिटीज़ के बीच में, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे दूसरी लैंग्वेजेस की तरह ही हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन, नॉट इन, और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे हम प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इनका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। इसी तरह से जो 5 नंबर पर है वो है पंचुएटर्स। टोकन चल रहे हैं ये सारे के सारे, तो पंचुएटर्स का मतलब सेपरेटर्स, जो कोड को हम सेपरेट करें, जैसे कॉमा, डबल कॉमा, हैश, बैकस्लैश, ब्रैकेट्स हैं बहुत सारी, है ना, कुछ ऐसा सिंबल्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पंचुएटर्स, मतलब सेपरेटर्स, जो स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशंस को, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, एक सेंटेंस के रूप में सेपरेट करते हैं, ये वर्ड के रूप में। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि पाइथन का जो प्रोग्राम आपको बनाना है तो किस प्रकार से उसके पार्ट होंगे। जैसे हैश साइन से यदि आप कोई स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कमेंट देते हैं। कमेंट का मतलब कि ये लाइन जो होगी, जो हैश साइन से स्टार्ट होगी, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करेगा, वो केवल प्रोग्रामर के लिए होगी, वो अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकता है। या यहाँ पर और चीज़ें देखें, जैसे फंक्शन है तो फंक्शन में पैरेंथेसिस का यूज़ होता है, तो डिफाइन CU, ये एक्चुअली में CU नाम का एक फंक्शन बनाया और कोलन से इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है। यहाँ पर C++, जावा की तरह करली ब्रेसेस नहीं काम करते हैं। जैसे वहाँ पर हम यदि किसी फंक्शन का ब्लॉक बनाना चाहते हैं, स्टेटमेंट ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तो करली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं, पर अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस ब्लॉक को यदि क्लोज करना है तो लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यदि आपको ब्लॉक बनाना है तो वो कोलन साइन का यूज़ किया जाएगा, और कोलन साइन के बाद उस ब्लॉक को कम से कम एक टैब दे करके आगे सेपरेट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक के अंदर आ रही है। यदि ऐसे आप 2-3 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो इसी की सीध में लिखते जाएं, और इससे यदि आप इंडेंट को वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं तो वो ब्लॉक अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे a इक्वल टू 15 यहाँ से लिखा है, तो इसका मतलब CU फंक्शन का ब्लॉक जो है वो यहीं तक सीमित हो गया, ये उस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगी स्टेटमेंट। तो ये आगे जैसे जैसे चलता जाएगा प्रैक्टिकली आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो एक्सप्रेशंस भी हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है कि वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस एट्सेट्रा, इनका जो वैलिड कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो इफ से चेकिंग की गई है, तो इफ b ग्रेटर देन 5, तो ब्लॉक बनाया है, क्या प्रिंट करना है, ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। एल्स का अपना ब्लॉक होगा तो ये स्टेटमेंट है, और उसके बाद CU ये फंक्शन कॉल है,
ऊपर जो सी यू फंक्शन आपने बनाया था, उसको डिफाइन किया था, तो उसको कॉल करने की स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब कि यदि हम फंक्शन बना लेते हैं तो अपने आप काम नहीं करते हैं, उनको कॉल करने के लिए कॉलिंग स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपने कई चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शंस और ब्लॉक्स, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे वेरिएबल कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरी लैंग्वेज मैंने बताई सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहाँ पर वेरिएबल बनाने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत आवश्यक होता है। उसमें डेटा टाइप के अनुसार वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे इंट ए इक्वल टू 10। तो इंट क्या हो गया? वेरिएबल का टाइप। ए क्या हो गया? वेरिएबल का नाम। इक्वल टू क्या हो गया? ऑपरेटर। 10 क्या हो गया? उसकी वैल्यू। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा जैसी वैल्यू हम वेरिएबल में डालेंगे वो वेरिएबल का टाइप उसी के अनुसार हो जाएगा। यदि हम स्ट्रिंग डालते हैं तो वेरिएबल स्ट्रिंग बन जाएगा उसका टाइप। यदि हम नंबर डालते हैं तो नंबर इंटीजर होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, और यदि फ्लोटिंग पॉइंट डालनी है तो पॉइंट वाली वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप पहले से डेटा टाइप बनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसी वैल्यू वेरिएबल में डालेंगे वैसा ही वेरिएबल वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें आगे डायनामिक टाइपिंग आती है, सीधा सीधा x इक्वल टू 10 लिख दीजिए, ये डायनामिक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल बन भी जाएगा और उसमें वैल्यू भी चली जाएगी। इसके बाद इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, यदि आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं, दूसरी वैल्यू उसमें कभी भी नहीं डाल सकते आगे, या तो फिर आपको प्रोग्राम में जा करके उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि डेटा टाइप पहले डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए जैसी हम वैल्यू डालेंगे वैसा ही वेरिएबल अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे x इक्वल टू 10 लिखा तो ये इंटीजर वैल्यू चली जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू चली जाएगी, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन नीचे x इक्वल टू लिख दिया हेलो वर्ल्ड, मतलब उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी दोबारा से, तो वो डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वेरिएबल का टाइप भी अपने आप इस वैल्यू के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज का फ़ायदा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं जो आप यहाँ पर सीखेंगे। इसका प्रैक्टिकल यदि आपको करना है तो किस प्रकार से करना है, तो बीच बीच में मैं प्रैक्टिकल बताता रहूँगा। मैंने इसमें जो पाइथन का एडिटर इंस्टॉल किया हुआ है वो आइडियल एडिटर है, ध्यान से देखिएगा, आइडियल एडिटर। इसको जैसे हम यहाँ से सर्च करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट में वो सर्च होकर के यहाँ पर आ जाएगा, और उसको क्लिक करने पर जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा तो उसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। देखिए आइडल पाइथन 3.7 32 बिट। तो कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास विंडोज़ 7 होती है 32 बिट वाली, किसी के पास 64 बिट वाली, किसी के पास लेटेस्ट होता है विंडोज़ 10 डली हुई है। तो जो लेटेस्ट यदि विंडोज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि 32 बिट वाली आपने विंडो डाली है 7 और पाइथन 3.7 वर्जन यदि आपको यूज़ करना है तो आपको इसके साथ में इसका जो सर्विस पैक आता है वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज़ का। तो विंडोज़ का सर्विस पैक आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये एडिटर अपने आप काम कर जाएगा, नहीं तो इसका लोअर वर्जन 2.7 जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे तो काम करेगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एडिटर स्क्रीन पर ओपन होगा, और यदि हम किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं या स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उस एडिटर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि वो एडिटर किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो यदि रिकॉर्डिंग स्क्रीन की नहीं हो रही है तो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, और यदि स्क्रीन की रिकॉर्डिंग साथ में चल रही है, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, तो इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि वो रिकॉर्ड भी होता है साथ में। यहाँ पर देखिए ये एडिटर ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर कुछ भी काम करना है, जैसे मैं 5 + 5 लिखता हूँ
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी 10 वैल्यू आ गई। वेरिएबल भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x = 5, तो इसका मतलब x में 5 वैल्यू चली गई। लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट x को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कितनी वैल्यू आई? 5। लेकिन अब मैं इसको चेंज करना हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x = हेलो, तो पहले तो x में 5 वैल्यू थी, उसमें इंटीजर वैल्यू थी, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि हम पहले इंटीजर वैल्यू देते हैं तो बाद में हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। तो डायनामिक वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं हम रन टाइम में। एंटर किया तो देखिए x चेंज हो गया होगा। यदि मैं अब प्रिंट x करता हूँ तो क्या वैल्यू आ गई? हेलो आ गई। पहले क्या आ रही थी? 5 आ रही थी। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसे ही जो कैलकुलेशन आप करनी है वो कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगली जो क्लास होगी तो उसमें मैं सारी चीज़ें और आगे बताता जाऊंगा और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रन करके बताता जाऊंगा। आगे ये भी बताऊंगा कि आप अपना प्रोग्राम स्क्रिप्ट जो है वो पाइथन में कैसे सेव करते हैं, उसका क्या एक्सटेंशन होता है और उसे रन करने का तरीका क्या है, ताकि आप जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे वो सारे के सारे प्रोग्राम एक फोल्डर में, एक डायरेक्टरी में सेव होते चलें, ताकि भविष्य में कभी भी आप उनको दोबारा देख सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।